हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसका एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आप लोग उसको एंजॉय किए होंगे। और बच्चों आज आइए बढ़ते हैं आगे। और हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है ये है, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों ये जो रूट वाली संख्याएं होती है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में या आपके सीबीएसई के एग्जाम में 100% आना है। ये एग्जाम में एक आता ही आता है, इसीलिए ये सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। तो बच्चों यदि ऐसा क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले इसे मान लो कि यह एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसे मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों यदि ये एक परिमेय संख्या होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसके इक्वल में √3 के इक्वल में जो है सो हम लिख सकते हैं a/b। अब a/b ना लिख के हम इसे p/q के रूप में लिखते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो परिमेय संख्या होता है वो वैसी संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चूंकि हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 के बराबर में p/q हो जाएगा। मतलब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हमने p/q के रूप में लिख दिया, जहां p और q, जो p और q है बच्चों वह सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों सह अभाज्य संख्या क्या होता है उसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ऐसी संख्या, जैसे कि मान लो हमारे सामने 7 है और 8 है, तो इसको यदि हम गुणनखंड करें तो 1 × 7 मिलेगा और इसको गुणनखंड करें तो 1 × 2 × 2 × 2 मिलेगा। तो बच्चों यदि इन दोनों का जो सारो गुणनखंड होता है, सारो गुणनखंड मतलब जो दोनों में मैच करता हो, यदि वो सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या ना मिलती हो, तो समझ जाना ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का एक और मतलब समझ लीजिए आप आराम से कि 7 और 8 ये ऐसी संख्या है जिसे कोई भी टेबल दोनों को नहीं काट सकता, तो फिर हम ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, हम लोगों ने मान लिया है कि √3 जो है सो यह एक परिमेय संख्या है, जहां पे p/q हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लिया है। अब आपको क्या करना है, यदि बच्चों हम इसे यहां कर दें, यदि यहां आ जाए तो हमारे सामने हो जाएगा p = √3 और यहां पे हो जाएगा q। अब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका वर्ग यदि करेंगे तो आ जाएगा 3, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर। अब कुछ और नहीं करना है, q = p² / 3। अब बच्चों यहां से आपको एक बहुत ही कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में क्या है वो समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि p² के डिवाइड में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है वो p को बहुत अच्छे से काट सकता है। मतलब ये जो p है वो 3 से विभाजित होगा, उससे कट जाता होगा। अब ये कैसे कह सकते हैं, अच्छा बच्चों यहाँ पे p का स्क्वायर है। यदि कोई संख्या मान लेते हैं कि p का स्क्वायर, वहां पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने 9 का स्क्वायर है, तो यदि बच्चों 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81। यदि 81 3 से कट जाता है, यदि 81 3 से कट जाता है तो क्या सिर्फ 9 जो है 9 वो 3 से नहीं कटता होगा, बिल्कुल कट जाता होगा। इसका मतलब यदि किसी संख्या का वर्ग इस संख्या से कट जाता है तो वो संख्या खुद भी उस संख्या से कट जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यदि हम ध्यान दें तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि p² यदि 3 से विभाजित हमें दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो p होगा वो भी 3 से विभाजित होगा। तो इसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे, यहां p 3 से विभाजित है, यहां जो है p वो 3 से विभाजित है। अब बच्चों आपको एक बात समझना पड़ेगा, यदि p जो है वो 3 से विभाजित है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो p है वो 3 से कट जाता होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा अब हम मान लो p के जहाँ पे हम 12 लिख ले
और इसे हम 3 से काटने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि यदि 3 से ये p कट रहा है तो ये जो p होगा वो 3 का कोई ना कोई गुणज होगा। जैसे कि यहाँ पर 12 है, ये 3 से कट जा रहा है तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 का गुणज है, इसे 4 बार पढ़ सकते हैं हम। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि हम ध्यान दें तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा। अब हम लिखेंगे अब एक बात ध्यान देना बच्चों, चूंकि ये 3 से पूरी तरह से कट रहा है तो हम p के बराबर में, p के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, जहां m जो है m वो हम पूर्णांक मान लेते हैं। कहने का मतलब m के जगह पे कुछ भी हो सकता है, m के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चूंकि p 3 से कट रहा है तो p इक्वल टू 3m होगा और m के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी करके और हम उसका एक गुणज तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर p इक्वल टू हमने क्या समझ लिया है, p इक्वल टू 3m। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारे सामने p के मान जो है वो 3m निकला है। अब आपको लिखना होगा समीकरण नंबर 1 में, ये जो हमने समीकरण बनाया है इस समीकरण 1 में p का मान रखने पर अब यदि हम p का मान जो 3m है वो हम यहां रख दें तो वैल्यू हमारा आएगा q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पे हमने 3m रखा तो हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग हो जाएगा 9, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर बटे में 3। अब बच्चों यदि हम इसे काटे 3 से तो 3 से कट जाएगा ये 3 बार में और फाइनली जो हमारे सामने वैल्यू आएगा ये वैल्यू होगा m स्क्वायर, इधर बचेगा हमारे सामने m स्क्वायर और ये 3 को यदि हम नीचे ले आए तो आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से एक मजेदार बात हमें पता चलता है, जिस तरीके से यहाँ पर 3 जो है वो p को पूरी तरह से काट रहा था, p 3 से विभाजित था, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो है सो 3 जो है वो q को भी काट रहा है। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि q भी 3 से विभाजित होगा। अब बच्चों यदि q भी 3 से विभाजित होगा तब तो ये बात अजीब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि ये जो p बटे q है वो एक परिमेय संख्या है जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य का मतलब होता है कि वो किसी नंबर से ना कटे, लेकिन यहाँ पर हमें p और q दोनों जो है वो 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि ये दोनों 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है तो ये हम समझ पा रहे हैं कि p और q जो है वो सह अभाज्य नहीं होगा, और यदि वो सह अभाज्य नहीं होगा तो हम उसे p बटे q के रूप में नहीं लिखेंगे, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और यदि वो परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों तो ये साफ साफ साबित हो जाता है कि ये जो √3 है जिसके बराबर में हमने परिमेय संख्या मान लिया था ये विरोधाभास है, मतलब हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने सोचा था कि ये परिमेय संख्या है इसके विरुद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके लिए आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, तो इसके लिए हम लैंग्वेज लिखते हैं। इसके लिए आप लिखो चूंकि p और q सह अभाज्य नहीं है और इसे परिमेय संख्या मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है। अतः हम कह सकते हैं, अब ये लैंग्वेज हम यहां लिख दे रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने इसे कैसे प्रूव किया है। सबसे पहले हमने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया जिस वजह से ये सह अभाज्य हुआ। अब सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, लेकिन जब हम आगे कैलकुलेट किए तो पता चला p जो है वो भी 3 से कट रहा है, वो भी विभाजित है, और q जो है वो भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब हमने जो माना था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। हमने माना था अपरिमेय संख्या, लेकिन ये गलत है। तो जाहिर सी बात है ये जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या साबित हो जाता है, जो कि हमने माना था कल्पना के विरुद्ध होते हुए। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेट,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। आइए क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है दर्शाइए कि √5 - 3 जो है, √5 - 3 वह एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो इसे बनाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग मेथड होता है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना √5 - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि बच्चों हम ये मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं √5 - 3 = P/Q। अब P/Q हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसे एक परिमेय संख्या मान रखा है। अब यदि ये परिमेय संख्या है बच्चों तो समझ पा रहे होंगे आप कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। हम लिख सकते हैं यहां पर ये एक पूर्णांक है, हालांकि सहभाज्य भी होगा। अब आपको क्या करना होगा, √5 ये माइनस का उस तरफ प्लस में जाएगा तो हो जाएगा P/Q और प्लस में 3। अब बच्चों यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सोचो P और Q जो है वो अपने आप में पूर्णांक है और प्लस का जो 3 है वो भी अपने आप में पूर्णांक है। अब बच्चों यदि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो जो संख्या हमें मिलेगा वो भी अपने आप में पूर्णांक होगा। अब यदि ये पूर्णांक होगा तो जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में परिमेय संख्या भी होता है। एक बात ध्यान से समझना है कि जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है। ये आपने जब संख्याओं का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा उसमें आपको समझ में आया होगा कि चूंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए इन सबका जो योग होगा वो भी पूर्णांक होगा। अब यदि इन सबका जो योग होगा ये भी पूर्णांक होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो है पूर्णांक, इसे हम एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। और परिमेय संख्या चूंकि जो भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या भी होते हैं। तो बच्चों ये परिमेय संख्या हो गया। अब हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि P, Q तथा 3 जो है वो सभी पूर्णांक है। अब बच्चों यदि सारे पूर्णांक है तो यदि पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या भी होगा, यह एक परिमेय संख्या भी होगा। अब बच्चों हमको ये समझ में आया कि इस साइड वाला का जो कैलकुलेशन आ रहा है ये अपने आप में एक परिमेय संख्या बदल रहा है। ये जो आ रहा है ये परिमेय संख्या बदल रहा है और इसके जो ठीक सामने आप देखोगे तो अभी हमने एक बात साबित किया है कि रूट के अंदर 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये सभी संख्याएं जो वो तो अपरिमेय संख्या है। अभी हमने साबित किया कि ये जो है ये परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जो माना था कि ये जो है सो अपने आप में परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरोधाभास को दर्शा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये संख्या जिसे हमने एक परिमेय मान रखा था वो एक्चुअली में परिमेय मानने लायक नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आप क्या लिख देंगे, अतः या चूंकि P और Q परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमें क्या कहना चाहिए कि चूंकि ये परिमेय तो हो गया बट इसके सामने वाला जो बराबर को शो कर रहा है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो ये जो हमने मान रखा है इसे परिमेय, ये अपने आप में हमें परिमेय मानना नहीं चाहिए था, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। लिखेंगे अतः √5 - 3 को परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः हमें क्या कहना चाहिए, अतः हमें कहना चाहिए कि √5 - 3 जो है, √5 - 3 जो है वह एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब विरोधाभास वाले क्वेश्चन है,
मतलब पहले हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में आकर के ये प्रूव हो जाता है कि ये परिमेय नहीं है और इस वजह से ये जो है सो अपरिमेय साबित हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको साबित करना है। तो फिर से कहते हैं माना क्वेश्चन है हमारा कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोग मानते हैं। यदि मानते हैं तो 3√2 इसके बराबर में हमें p/q मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है। तो यदि हम ऐसा करते हैं जहां p और q पूर्णांक है। अब बच्चों यदि इसे हम नीचे डिवाइड में कर दें तो √2 का वैल्यू जो है वो p/3q आ जाएगा, 3 नीचे आने के बाद। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने सीखा कि ये भी देखो बच्चों, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और 3 जो है ये भी पूर्णांक है। चूंकि सारे पूर्णांक है तो सारे पूर्णांक अपने आप में परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या की तरफ इशारा कर रहा है कि ठीक है ये जो है सो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जिसके इक्वल में दिखा रहा है बच्चों, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। यदि ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय के सामने अपरिमेय के जो बराबर है वो भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ये तो परिमेय साबित हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था इसे परिमेय वो तो रॉन्ग हो गया। अब यदि ये रॉन्ग हो गया, ये परिमेय नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लैंग्वेज लिखते हैं, चूंकि p, q तथा 3 पूर्णांक हैं तथा ये परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। कैसे? क्योंकि जो भी पूर्णांक होता है वो अपने आप में परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन इसके जो बराबर में है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलोगे सर ये कैसे आपने कहा? तो हमने इसे प्रूफ कर रखा है पहले ही कि रूट के अंदर ये सारी जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, या तो ऐसे लिखो कि अतः हम कह सकते हैं कि ये जो इसे p/q को परिमेय मानना, क्या लिखेंगे? p और q को परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। बच्चों ये जो लैंग्वेज हमने अभी लिखवाया है, ये लैंग्वेज आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। इसे आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, जिस तरह से आप समझ रहे हैं उस हिसाब से आपको लैंग्वेज सिर्फ लिख देना है। तो p और q को परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि p और q के बराबर में हमने जिसे परिमेय माना था वो एक्चुअली में परिमेय नहीं है। अतः 3√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या बन जाता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब आ जाता है आपका एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। बनाते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम पहले मान लेते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। तो √5 के इक्वल में हम p/q लिख सकते हैं, जहां p और q जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक में भी साथ साथ क्या है, यदि ये अकेले रहे तो आप इसे पूर्णांक के साथ साथ सह अभाज्य भी लिखें, पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों ये बात समझ में आ गया कि यहां पर p और q जो है सो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब वो किसी से भी नहीं कटने वाला है। अब क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा p² डिवाइडेड बाई q²। बच्चों इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो q² और ये बराबर में हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये जो 5 है वो p² के ठीक नीचे है। फिर से समझ लो, p² के ठीक नीचे 5 है, इसका मतलब जो p होगा वो 5 से विभाजित होगा। बच्चों हमने समझाया था कि यदि p² 5 से डिवाइडेड है,
यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p को भी 5 से विभाजित होना होगा। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ p 5 से विभाजित है। तो यहाँ एक बात समझ में आया कि जो p है वो 5 से विभाजित नजर आ रहा है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब बच्चों सोचो कि यदि p जो है वो 5 से विभाजित है, मतलब p जो है वो 5 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो p होगा वो 5 का गुणज होगा। गुणज होगा मतलब p जो है वो 5 एकम 5 भी हो सकता है, ये 5 गुना 2 भी हो सकता है, ये 5 गुना 3 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी संख्या को यदि हम यहाँ रखें तो वो 5 से पूरा कट जाता होगा। इसका मतलब बच्चों ये जो 1 2 3 संख्याएं बढ़ रही है, हम इसे p इक्वल टू 5 जो कॉमन आ रहा है वो लिखें, और ये जो 1 2 3 है हम उसे उसके जगह पे m लिख दे, जहां पर m 1 2 3 4 ऐसे करके पूर्णांक बनता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 5m। क्यों लिखे भाई? क्योंकि 5 इक्वल टू p इक्वल टू 5m बन सकता है क्योंकि p अब 5 का गुणज का काम कर सकता है, जहां m जो है m ये पूर्णांक के जैसा वर्क करेगा। यह एक पूर्णांक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो p का वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर। अब देखो बच्चों, यदि p का मान हम यहां रख देते हैं तो वैल्यू बनेगा q स्क्वायर बराबर, क्या बनेगा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब p क्या है हमारा 5m, तो हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5, मतलब वैल्यू बनेगा q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारा ये m स्क्वायर इधर अकेला रहने दो और ये नीचे ले आओ तो हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहां से भी आपको एक बात समझ में आएगा, यहां से जैसे एक बात समझ में आया था कि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, उसी तरह से वहां हम लिख सकते हैं कि q 5 से विभाजित होगा। 5 जो है वो भी, जो q है वो भी 5 से विभाजित होगा। अब बच्चों क्या समझ में आया, इन दोनों को ध्यान से देखने पर एक बात पता चलता है। आइए यहां लिखते हैं। एक बात पता चलता है कि चूंकि p तथा q सह अभाज्य संख्या नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? क्योंकि सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से नहीं कटता, बट यहाँ पर p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब p और q जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बच्चों हमने माना था कि p बटे q परिमेय होगा और यह सह अभाज्य भी होगा, लेकिन यह सह अभाज्य निकला नहीं। इसका मतलब हमारा जो मानना है वो तो गलत हो गया। अब जो हमारा मानना क्या था कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब p बटे q भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हमारा साफ साफ गलत महसूस हो रहा है। अब यदि ये गलत है, p बटे q को परिमेय मानना गलत है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो √5 होगा वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख दो, चूंकि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः p और q को परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः आपको लिखना चाहिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले हम उसे परिमेय मानते हैं, फिर ये जो माना हुआ चीज है ये रॉन्ग होता है। जब ये रॉन्ग होता है तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध साबित होता है, और जब वो विरुद्ध साबित होता है तो ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि यदि ये परिमेय नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। माना 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। यदि हम ऐसा मानते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2 बराबर P बट्टे Q, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ जहां, अच्छा एक बात और लिख दो, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है। यदि ऐसा है तो यदि हम लिख दे रूट 2 इक्वल टू P बाई Q, प्लस का जाएगा माइनस में। अब यहां पर इसको देख करके आपको एक बात समझना होगा कि यदि P को हमने पूर्णांक माना है, इसको पूर्णांक माना है और 3 अपने आप में पूर्णांक है, तो पूर्णांक को यदि पूर्णांक से घटाया जाए तो हमेशा पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसके इक्वल में जो हमारे दिख रहा है, इसके इक्वल में जो हमें दिख रहा है बच्चों, ये जो है सो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा हमने साबित कर रखा है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो इसे भी अपरिमेय संख्या होना होगा, और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हमने जो माना है वो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। हमने जो माना है ये तो गलत साबित हो गया। यदि ये गलत साबित हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो गया, तो साफ साफ साबित होता है कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए लैंग्वेज लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि P Q तथा 3 सभी पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों? पूर्णांक हैं, तथा ये परिमेय संख्या भी है। जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या भी होते हैं। ये परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अच्छा, इससे पहले आप एक बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हमने? P Q तथा 3 सभी पूर्णांक है तथा ये परिमेय संख्या भी है, लेकिन जो इसके बराबर वाली संख्या है रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लोगों ने पहले साबित कर रखा है, अपरिमेय संख्या है। अतः P और Q को परिमेय मानना हमारी कल्पना के, क्या लिखेंगे बच्चों? हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः यदि P और Q को परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है, तो जाहिर सी बात है कि P और Q जिसके इक्वल में हमने माना था, ये परिमेय न होकर के अपरिमेय है। अतः 3 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर रखा है। आइए जल्दी से हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो बहुत ही आसान है, और ऐसे सभी क्वेश्चंस को हमने किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस बार ये रूट बट्टे में आ गया, कोई समस्या नहीं है, मानो जल्दी से। माना 1 बट्टे जो रूट 2 है वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि हम इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं तो 1 बट्टे रूट 2 के इक्वल में P बट्टे Q कर दो। अब यदि P बट्टे Q है, जहां P और Q पूर्णांक व सह अभाज्य, जब भी इस तरह से सिंगल वर्ड में प्लस माइनस में ना हो या इस तरह से गुणनफल में ना हो, तो आप इसे सह अभाज्य भी मानेंगे। सह अभाज्य है, सहभाज्य संख्या है। यदि ऐसा हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू, ये यहाँ गुना कर दो तो रूट 2 और यहाँ हो जाएगा P। अब बच्चों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग। यदि हम इधर भी और इधर भी वर्ग कर दें तो हमारे सामने Q का स्क्वायर बन जाएगा बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू सिर्फ 2 ही होता है। अच्छा, और बाहर में हो जाएगा P स्क्वायर। इतना क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर के बराबर में ये नीचे आ सकता है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब वापस हमें ये समझ में आता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो Q है वो 2 से विभाजित होगा। अतः Q 2 से विभाजित है। अब बच्चों यदि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। अब यदि ये 2 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं
तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यदि Q 2 से विभाजित है तो Q जो होगा, Q ये 2 का एक गुणज होगा, जहां जहां M जो है वो एक पूर्णांक होगा। अब यदि बच्चों यह एक पूर्णांक है तो अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो Q का वैल्यू है उसे हम यहाँ पुट डाउन करते हैं। तो Q के बराबर यदि हम 2m यहाँ लिख दे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2, और बराबर में यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर में p स्क्वायर। 2 से काट दो 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा, यदि हम m स्क्वायर रहने दें इधर, तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी हमें एक बात समझ में आता है, यहाँ से हमें एक बात समझ में आता है कि जैसे q स्क्वायर 2 से डिवाइडेड था, वैसे ही यहाँ पर p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अतः p जो है वो 2 से विभाजित होगा। अब बच्चों ये जो 2 निकला, सॉरी p भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है, लेकिन जो सह अभाज्य संख्याएं होती है वो तो किसी से विभाजित नहीं होती। इसका मतलब p और q को पूर्णांक और सहअभाज्य मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध साबित हुआ। यदि ये विरुद्ध साबित हुआ मतलब इसे परिमेय संख्या मानना भी विरुद्ध साबित हुआ, और यदि ये इसे परिमेय संख्या मानना कल्पना के विरुद्ध है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सो एक अपरिमेय संख्या बनाता है। आइए लैंग्वेज में लिख लेते हैं, चूंकि p और q सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, तथा ये परिमेय भी नहीं है, तथा ये तथा इनका परिमेय होना, इनका परिमेय संख्या होना हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः हमें क्या कहना चाहिए बच्चों कि 1/2 जो √2 है, 1/√2 वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है ये है 7√5। अब 7√5 जो है वो जो है किस तरह से कह सकते हैं, तो इसके लिए आइए सॉल्व करते हैं। इसे भी मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या होगा तो हम लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू p/q, जहां p और q पूर्णांक है। अब बच्चों क्या होगा, √5 इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 7q। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, चूंकि p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक, तो इसे एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इसके इक्वल में जो है ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब हमारा इसे परिमेय मानना गलत है। तो यदि इसका परिमेय मानना गलत है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सो अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं। चलिए, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, चूंकि यहां लिखना होगा हमें, चूंकि p, q तथा 7 सभी पूर्णांक है, लेकिन इसके जो बराबर में है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि p और q को पूर्णांक अर्थात परिमेय संख्या मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अब बच्चों चूंकि ये हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया,
अतः बात समझ में आती है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का ये है कि 6 + √2 जो है उसे इसे एक अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से मान लो, माना इस बार इसे साबित कर रहे हैं, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब 6 + √2 के बराबर में p/q करना पड़ेगा। अच्छा, जहां p और q पूर्णांक है, क्या है बच्चों, पूर्णांक है। हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यदि हम p और q को पूर्णांक मान रहे हैं तो ये उस तरफ कर दो, √2 = p/q - 2। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो पूरे को पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में इसे भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमने इसे परिमेय मान रखा है, मतलब हमारी कल्पना गलत साबित होती है। अब हमारी कल्पना थी कि ये परिमेय है, जो कि गलत साबित होती है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। चलो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि PQ तथा 2 सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, अतः अच्छा लेकिन जो इसके बराबर में है √2 वह तो एक अपरिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे कि P तथा Q को क्या मानना, परिमेय मानना हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः हमें क्या कहना चाहिए बच्चों कि जो 6 + √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। चलो बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आ गए? और यदि आ गए तो समझिए कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन का नंबर पक्का हो गया। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन बच्चों एकदम बहुत ही जरूरी है कि आप इसे एकदम अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आना निश्चित है, आता ही आता है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है और ये सारे क्वेश्चन का ढेर सारा प्रैक्टिस भी किया है। आप इन सभी को बनाने की कोशिश करें और सीखते रहें हमारे साथ। और तब तक के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।